रामगढ़, इसकी सुबह किसी मधुर संगीत से कम नहीं होती थी। इसी प्यार और सादगी के माहौल में माधव रहता था। उसकी पत्नी लीला, जो शांत स्वभाव की थी, और उनकी 7 साल की बेटी राधा, जिसकी हंसी पूरे घर की रोशनी थी। माधव खेत जोतता, उसकी देह पसीने में भीगी रहती। उनकी जिंदगी सादगी में बीत रही थी, लेकिन माधव के दिल में हमेशा एक बेहतर कल की और ज्यादा पाने की एक अस्पष्ट सी चाहत सुलगती रहती थी। खेत जाते समय माधव को गांव के पुराने किसान रमेश और सुरेश मिले। दोनों ठंडी हवा से कांप रहे थे। रमेश ने अपने दांत किटकिटाते हुए कहा, माधव भाई, लगता है इस बार ठंड पिछली सभी बार का रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। हवा हड्डी तक जम रही है। माधव ने बस हम्म कहकर सिर हिलाया, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसके मन में एक चालाकी भरा, एक स्वार्थ से भरा विचार अंकुर की तरह उगना शुरू हो गया। वह सोचने लगा, अगर सबको इतनी ठंड लगेगी तो हर किसी को आग जलानी पड़ेगी, और आग जलाने के लिए लकड़ी तो चाहिए ही। क्यों ना मैं जंगल से सारी लकड़ियां पहले ही जमा कर लूं। जब ठंड अपनी चरम सीमा पर होगी, लोग मरने लगेंगे, तब मैं ये सूखी लकड़ियां ऊंचे दामों में बेचूंगा। मैं रातों रात अमीर बन जाऊंगा। वह घर लौटा। उसकी आंखों में एक नई चमक थी। लीला, अब हमें अपनी किस्मत बदलने का, अमीर बनने का मौका मिल गया है। लीला मुस्कुराई। माधव ने पूरी योजना उत्साह के साथ बताई। लेकिन मेरी रानी, किसी को बताना मत, एक शब्द भी नहीं, वरना सारा काम बिगड़ जाएगा। यह सिर्फ हमारा रहस्य है। लीला ने गहरी सांस ली। आप निश्चिंत रहिए, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, पर बस ये ध्यान रखना कि किसी का दिल ना दुखे। माधव ने हंसते हुए जवाब दिया। अरे, ये तो व्यापार है। अगले ही दिन माधव का व्यवहार पूरी तरह बदल गया। वह अपने खेत का काम छोड़कर सुबह की पहली किरण के साथ कुल्हाड़ी लेकर जंगल निकल पड़ता। सुबह से लेकर शाम की अंधेरी तक वह सिर्फ लकड़ियां काटता रहता। अमीर बनने का सपना उसे थकने नहीं देता था। दिन गुजरते गए। 1 हफ्ता, फिर 2 हफ्ते। माधव के छोटे से घर के पीछे लकड़ियों का एक विशाल बेढंगा पहाड़ खड़ा हो गया। यह पहाड़ जितना बड़ा था, उतना ही बड़ा उसके दिल में लालच का अंधेरा होता जा रहा था। गांव के किसानों ने यह अजीब बदलाव देखा। एक दिन सुरेश ने सीधे माधव से ही पूछ लिया, माधव भाई, इतनी लकड़ियां किस लिए जमा कर रखी हैं? माधव ने जरा भी हिचकिचाए बिना झूठ बोला, अरे, लीला को पकवान बनाने का शौक हो गया है। चूल्हा दिन रात जलता रहता है, इसीलिए जमा कर रहा हूँ। गांव वालों ने शक किया, पर चुप रहे। धीरे धीरे रामगढ़ में ठंड उतर आई। वह सिर्फ हवा नहीं थी, वह एक जानलेवा ठंडी हकीकत थी। तभी एक शाम माधव ने अपने घर के बाहर एक लकड़ी के तख्ती पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा दिया, सर्वोत्तम सूखी ईंधन लकड़ी, 20 रुपया प्रति किलोग्राम। यह दर सामान्य बाजार मूल्य से लगभग 4 गुना ज्यादा थी। रमेश चिल्लाया, इसने हमें धोखा दिया। ये अपने भाइयों की मजबूरी का फायदा उठा रहा है। गांव वालों ने तय किया कि वे माधव के आगे नहीं झुकेंगे। उन्होंने हिम्मत दिखाते हुए कहा, हम खुद जंगल जाकर लकड़ी काट लाएंगे। बारिश का चमत्कार, लालच का जहर और हृदयहीनता। अगले दिन सुबह होते ही गांव के कई मजबूत आदमी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। वे दिन भर मेहनत करते रहे, लेकिन रात होने से पहले आसमान में बादल छा गए। अचानक भयंकर बारिश शुरू हो गई। ऐसी मूसलाधार बारिश हुई कि जंगल की सारी कटी हुई लकड़ियां पानी में पूरी तरह भीग गईं। अब गांव वालों के पास कोई चारा नहीं बचा था। माधव के घर के पीछे का लकड़ियों का पहाड़, जिसे उसने सावधानी से ढक रखा था, गांव का एकमात्र सूखी लकड़ी का भंडार था। लीला ने माधव से उम्मीद के साथ कहा, देखिए जी, भगवान ने हमारी कितनी मदद की है। अब आप बस इतना कीजिए कि दाम 20 रुपया ही रखिए। गांव वालों को थोड़ी राहत मिलेगी। पर माधव का अहंकार अब चरम पर था। उसने दहाड़ कर कहा, नहीं, अब तो 40 रुपया प्रति किलोग्राम लगेंगे। लोगों ने मुझे बेवकूफ समझा था, अब उन्हें सबक सिखाऊंगा। गांव वाले निराश, मजबूर और ठगे हुए थे। ठंड जानलेवा थी और अपने बच्चों को बचाने के लिए उन्हें किसी भी कीमत पर आग चाहिए थी। उन्होंने मन मारकर माधव से ऊंचे दामों में लकड़ी खरीदी। माधव का छोटा सा मिट्टी का घर बदलने लगा। उसने नया पक्का घर बनाया। उसका घर दूर से ही चमकता था, पर उसके दिल में लालच और घमंड की आग भी उतनी ही तेज जलने लगी थी। एक सर्द घुटी हुई शाम थी। तभी दरवाजे पर किसी ने धीरे से दस्तक दी। बाहर ठंड से कांपती हुई एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसके होंठ नीले पड़ चुके थे और उसकी आंखों में आंसू थे।
उसने कांपते हाथों से माधव से गुहार लगाई। बेटा, दया करो, थोड़ी लकड़ी दे दो। मेरे घर में मेरे 3 छोटे छोटे नाती पोते हैं। अगर उन्हें आज रात गर्मी नहीं मिली तो वे ठंड से मर जाएंगे। माधव, जो अब पत्थर जैसा खड़ा था, बोला, पैसा दो तभी लकड़ी मिलेगी। मैं दया नहीं, व्यापार करता हूँ। अब मेरे पास फालतू की चीजें देने के लिए समय नहीं है। वह बूढ़ी औरत निराश होकर सिर झुकाकर चली गई। लीला इस बार चुप नहीं रह सकी। माधव, आपने बहुत गलत किया। उस गरीब की दुआ शायद हमें इस लालच के जर से बचा सकती थी। हम इतने पैसे का क्या करेंगे अगर हमने इंसानियत खो दी? माधव ने अहंकार में कहा। दुआओं से चूल्हा नहीं जलता, चूल्हा जलता है पैसों से। अगले दिन माधव को जरूरी काम से दूसरे गांव जाना पड़ा। जाते जाते उसने लीला को सख्ती से ताकीद दी। देखो, मेरे पीछे कोई भी आए, कोई भी, तुम किसी को भी एक लकड़ी मुफ्त में नहीं दोगी। रात गहराने लगी। माधव की बेटी राधा बिस्तर पर लेटी थी, सर्दी से कांप रही थी। भोलेपन में उसने सोचा, पिताजी ने इतनी सारी लकड़ियाँ रखी हैं, अगर मैं बस एक छोटी सी लकड़ी जला लूं तो क्या बुरा होगा? उसने धीरे से चूल्हे के पास से एक लकड़ी उठाई और उसे जलती हुई छोटी सी आग में डाल दिया। लेकिन वे लकड़ियां बहुत सूखी थीं। आग तेजी से भड़क उठी और हवा के कारण अगले ही पल छत की फूस तक पहुंच गई। आग ने 1 मिनट में पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया। लीला चीखते हुए भागी। उसने राधा को बचाने की कोशिश की, लेकिन लपटें बहुत ऊंची थीं। घर के बाहर गांव वाले इकट्ठे हो गए थे। वे बाहर से बस देख रहे थे। किसी ने भी आग बुझाने में मदद नहीं की। माधव की निर्दयता का दर्द अभी भी गांव वालों के दिलों में ताज़ा था। आग बुझने के बाद वहां सिर्फ राख का एक ढेर बचा था और उस राख में लीला की चीख और राधा की मासूम खिलखिलाती हंसी हमेशा के लिए गुम हो गई। जब माधव वापस लौटा तो वह सबसे पहले राख के ढेर में अपने घर की जगह देखता रह गया। लीला, जो अब अकेली थी, फूट फूट कर रो रही थी। उसने माधव के चेहरे पर देखा और चीख कर कहा, हमारी राधा चली गई। तुम्हारे लालच ने उसे हमसे छीन लिया। माधव जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। वह बार बार राख को पकड़कर कहता रहा, भगवान, मुझे माफ कर दो। मैं अपनी बेटी के बदले अपनी सारी दौलत दे दूंगा। पर अब बहुत देर हो चुकी थी। माधव ने अपनी सारी दौलत, सारे पैसे, ऊंचे दामों पर बेची गई लकड़ी का 1-1 रुपया गांव वालों में बांट दिया। अब वह रोज मंदिर जाता, गरीबों में लकड़ी बांटता और कहता, कभी भी किसी की मजबूरी का फायदा मत उठाओ। लालच से मिली कमाई कभी सुख नहीं देती। गांव वाले धीरे धीरे उसे फिर से अपनाने लगे। पर माधव का घर अब हमेशा खाली और ठंडा लगता था, क्योंकि उसमें राधा की मासूम हंसी की गर्मी नहीं थी।